बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 12th के 2027 वाला जो सिलेबस चल रहा है उसके हिंदी के 250 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पर 50 और 100 की बात नहीं हो रहा है बल्कि 250 हो रहा है और यह क्लास आपका मैराथन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को समझते चलेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बच्चों। तो बातचीत क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि यह एक प्रकार का निबंध है। बातचीत जो है वह एक प्रकार का निबंध है और इसके निबंधकार पूछा जा रहा है कौन है, तो वह हो जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस चैप्टर को लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को लिखा है। मोहन राकेश ने सिपाही की माँ चैप्टर को और नामवर सिंह ने किसको, तो प्रगीत और समाज चैप्टर को। यहाँ पर तब तक के लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट ने ही बातचीत को लिखा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि क्या है 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा स्पीड हम लोग बनाए रखेंगे क्योंकि हमारे पास 250 क्वेश्चन है, तो उसको मेंटेन करना आपका जिम्मेवारी है। देखिए बालकृष्ण भट्ट को असमर्थ कितने कानों में परिबात खट जाती है, तो वो कहते हैं कि 2 से अधिक जैसे ही, यानी कि जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आता है वह जो बात है क्या हो जाता है, तो वह फॉर्मेलिटी मात्र रह जाती है और वह बात खट जाती है। 3 लोगों को कहा जाए तो एक व्यक्ति के पास अगर 2 कान होते हैं तो 3 व्यक्ति के पास कितने कान होंगे, आप लोग समझ सकते हैं कितने कानों में परिबात, तो 6 कान यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। 6 कानों में परिबात खट जाती है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। कौन से युग के, तो भारतेंदु युग। अगर काल पूछा जाए उससे तो काल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो आधुनिक काल। कौन सा काल होगा, तो काल अगर आपसे पूछा जाए तो आधुनिक काल लगाइएगा। और यहीं पर अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बात किया जाता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का युग पूछा जाता, तब वहां पर हम लोग द्विवेदी युग लगाते हैं। किसका है, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। भारतेंदु युग किसके है, तो वह हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। और प्रसाद युग पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का है। चलिए आगे जानेंगे हम लोग। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप पढ़ेंगे तब आपकी दिलचस्पी इसमें और ज्यादा बनेगी। देखिए यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आखिर संवाद जो हम लोग बात करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो उसमें होता है क्या महत्वपूर्ण, क्या तर्क होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। जिज्ञासा होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि संवाद में आत्मीयता जो है, आत्मीयता सबसे ज्यादा जरूरी है। आत्मीयता जो है यह मुख्य चीजें है संवाद में। देखिए अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। और देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के बारे में पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे वह एक पेशे से व्यापारी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे। और उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था बच्चों, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप लोग कमेंट में देते चले ताकि मुझे मालूम चल सके कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है याद है। देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वह एक प्रकार का क्या है, क्या एकांकी है, तो नहीं है। कहानी है, तो वो भी नहीं है। यात्रा स्मरण भी नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का ललित निबंध है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, आखिर संयोगिता स्वयंवर जो है इसको किसने लिखा है, तो कई बच्चे जो है यहाँ पर बातचीत में यह प्रश्न आया है तो सभी लोग बालकृष्ण भट्ट को लगा देते हैं, लेकिन यह जो आंसर है आपका बिल्कुल गलत है। संयोगिता स्वयंवर और परीक्षा गुरु दो चीजें जो है आपसे पूछा जाता है। परीक्षा गुरु भी जो है, परीक्षा गुरु, ये दोनों ही किसकी रचना है, तो परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर यह है लाला श्रीनिवास दास जी की रचना। किसका, तो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना संयोगिता स्वयंवर भी और परीक्षा गुरु भी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले नंबर प्रश्नों को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की इसमें से कौन सी रचना नहीं है,
यह आपको बताना है। तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की रचना है, 100 अजान 100 जान उन्हीं की रचना है, सद्भाव का भाव भी उन्हीं का है। लेकिन परीक्षा गुरु जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यह किसका है, तो यह है लाला श्रीनिवास दास जी का। लाला श्रीनिवास दास जी का रचना है, तो यह हमारा बालकृष्ण भट्ट का नहीं होगा। और चलिए अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। आखिर बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, तो सबसे ऊपर ही जो दिया गया है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है यह हमारे बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। कछुआ धर्म पूछा जाए, प्रचोदिता पूछा जाए या फिर रेणुका पूछा जाए तो यह किसका है, कछुआ धर्म। और ये जो है यह है हमारे गुलेरी जी का। रेणुका किसका है, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो कि किसका संपादक करते हैं, तो वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकालते हैं, जो कि उन्होंने 33 वर्षों तक इसे चलाया था। कितने वर्षों तक, अगर आपसे पूछा जाए तो 33 वर्ष तक आप लोग याद रखिएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो कि हमने ऊपर ही देखा था कि यह क्या था, तो एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसमें बिल्कुल भी हम लोग लेट नहीं लगाएंगे टिक मारने में। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जो कि जंगलों में रहा करता था, और उस वह जो है एक व्यक्ति के मुख से बात सुनता है, और तब उसको लगता है कि जैसे मैंने अपना फिर से जन्म लिया हो। फ्राइडे उस व्यक्ति का नाम था जिसके मुख से वह आवाज सुनता है। क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो जो है वह जानवरों के बीच रहता था, कभी भी मनुष्य को नहीं देखा था और न ही मनुष्य के आवाज को सुना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे के मुख से जो है रॉबिन्सन क्रूसो सुनता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से कोई भी व्यक्ति क्या बताना चाहेगा, बातचीत की शैली को ही बताना चाहेगा। भाषण की शैली को तो बताएगा नहीं, संवाद की शैली को बताएगा नहीं, और इनमें से कोई होगा नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली को बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की 100 अजान 100 जान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। 100 अजान 100 जान जो एक प्रकार का उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है, तो वह हो जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन हो जाएंगे बच्चों, तो वह हो जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, और वही हमारा राइट आंसर होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को रखा था। किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को रखा था। इसको याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगले नंबर प्रश्नों को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है। तो रस का जो समुद्र है, जब दो सहेलियां बातचीत करती है उसमें उमड़ा चलाता है। किसके बातों में, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में ऐसा जान पड़ता है मानो रस का समुद्र जो है उमड़ा चला है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है बच्चों। वाद विवाद संवाद जो है एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, जिसको अगर पूछा जाए किसने लिखा है, तो नामवर सिंह ने लिखा है। खैर यहाँ पर जो है यह प्रश्न आगे का है, लेकिन यह आपका यहाँ पर आ चुका है। इसको लिखने वाले कौन थे, तो यह थे नामवर सिंह जी, याद रखिएगा। और चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, और वह एक पेशे से क्या थे, तो वह व्यापारी थे। क्या थे बच्चों, तो पेशे से वह एक व्यापारी थे। और देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है, निकल पड़ता है लेकिन कैसे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वह निकल पड़ता है किस, बहस करके, तो बिल्कुल भी नहीं। झगड़ा करके तो होगा नहीं। बातचीत के जरिए हमारे जो भीतर जो धुआं और मवाद जमा रहता है वह निकल पड़ता है। किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। और एक और प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जाता है कि राम रमौल क्या होता है। तो राम रमौल के लिए आप लोग याद रखिएगा, दो या दो से अधिक के बातचीत को हम लोग राम रमौल कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको 4 या 4 से अधिक भी मिल सकता है, तो ज्यादातर 4 वाला हमारा राइट आंसर होता है। 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं,
राम रमाउल कहते हैं। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में भी आता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की कला होती है, जो कि यूरोप के लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसा काम वैसा परिणाम जो है वह किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है यह एक प्रकार का प्रहसन है, और इसको लिखने वाले हैं हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। किसने? तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने। और ये भी याद रखिए कि बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंधों को लिखा था। 1000 निबंध लिखना कोई मामूली बात नहीं होता है। और उन्होंने लिखा था अपने निबंध भट्टमाला में, इसको संकलित भी किया था निबंध भट्टमाला में। चलिए इतना जानकारी आपके लिए काफी है इस फर्स्ट चैप्टर से, और उतना जानकारी से जो है आपका प्रश्न जो है वह पूरा बन जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए अगला नंबर चैप्टर क्या है। अगले नंबर चैप्टर का नाम है उसने कहा था, और पूछा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटू राम जो है वह कौन था। पलटू राम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पोल्हू राम। लेकिन यह टाइपिंग मिस्टेक मेरा नहीं है, बल्कि यह बिहार बोर्ड के द्वारा ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैंने सीधा वैसे ही डाल दिया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। तो यह बिहार बोर्ड का ही मिस्टेक था, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो पोल्हू राम जो था वह डाक बाबू था। जब आप उस चैप्टर को पढ़िएगा तब आपको मालूम चलेगा, क्योंकि यह थोड़ा सा डिटेल प्रश्न है यह। और चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था। कौन जो है अपना जर्सी को उतारकर बोधा सिंह को पहना देता है। तो अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को कौन पहनाता है? लाना सिंह जी। लाना सिंह कौन था? तो लाना सिंह जो है वह 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर थे। और बोधा सिंह जो है, बोधा सिंह की जो माँ होती है सूबेदार ने, उसका जो है बचपन में लाना सिंह जो है समय में वह दीवाना था। याद रखिए जब यह बात है अमृतसर पंजाब की, अमृतसर में जो है जब दोनों वह आपस में मिलते हैं तब खूब उस वक्त बातें उनसे होती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। देखिए गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन बाद में वह जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहने लगे थे। यानी कि अगर कहा जाए तो बाद में मूल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बाद में जाकर वह कहाँ रहने लगे थे? तो वह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहने लगे थे। देखिए सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। सुखमय जीवन जो है यह किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि द्विवेदी युग के क्या थे? तो लेखक थे। याद रखिएगा जिन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। 3 कहानियां। और कौन कौन सी कहानियां लिखी थी चलिए आपको बताते हैं। तो 3 कहानियां में फर्स्ट कहानी आता है उनका उसने कहा था, दूसरा आता है उनका सुखमय जीवन, दूसरा आता है सुखमय जीवन, और तीसरा आता है बुद्धू का कांटा। कौन कौन? उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो उसने कहा था कहानी जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1915 में यह प्रकाशित हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है यह किसकी कृति कहने का अर्थ है कि इसके रचनाकार कौन है। तो कछुआ धर्म के रचनाकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और कछुआ धर्म जो है एक प्रकार की यह निबंध है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्से कहते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले जो है यहाँ पर वह अगर बिहार बोर्ड में आ गए तो मैं उनको बता देता हूँ कि निबंध ही है यह। और देखिए कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी जो है यह किसके द्वारा रचा गया है और यह किसकी रचना है, हमसे यह पूछा जा रहा है। तो पुरानी हिंदी के रचनाकार हो जाएंगे हमारे गुलेरी जी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी अगर पूछा जाए यह क्या है तो जल्दी से कमेंट बता दीजिए कि यह क्या है, रचना क्या निबंध है, क्या है। तो और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि यहाँ पर क्या है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा निबंध है जो कि गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। तो देवना प्रिय है, पुराना हिंदी है, मोरसी मोहि कुंठाव भी है, लेकिन मजदूरी और प्रेम जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बी को राइट आंसर लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। देखिए कुरमाई का अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ आखिर क्या होता है। तो उसमें जो है एक लाइन आता है, जब लाना सिंह जब वह 12 वर्ष का था और वह लड़की 8 वर्ष की थी और वह अमृतसर में मिलता है,
तब लड़का जो है लड़की से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई कहने का अर्थ होता है मंगनी, यानी तेरी मंगनी हो गई। तब वह लड़की जो है वह धत कहकर भाग जाती है, लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब कहती है लड़की हाँ हो गई, देखते नहीं अरे रेशम से कटा हुआ सालू। तो इसी प्रकार से जो है कहानी आगे बढ़ती है और बाद में जाकर लहना सिंह जो है वह जमादार पद पर जाता है। देखिए कि बोधा सिंह कौन था, यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है कि बोधा कौन था। तो बोधा क्या हजारा सिंह का भाई था? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह हजारा सिंह का क्या था? तो हजारा सिंह का वह था बेटा। हजारा सिंह का क्या था वह? तो हजारा सिंह का पूछा जाए तो वह था बेटा। लहना सिंह का भाई था? तो बिल्कुल भी नहीं था, उसके प्रेमिका का बेटा था। देखिए वजीरा सिंह का भाई था? तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? तो बेटा था, और सूबेदारनी का भी बेटा हम लोग इसे बोल सकते हैं। और चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है उसमें आखिर किस शहर का चित्रण आया है? तो उसमें आया है अमृतसर का। चूंकि इस कहानी की शुरुआत ही अमृतसर के भीड़ बड़े बाजारों से होती है, जहाँ लोग जो है कितने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हटो ये सब बातचीत जो है एकदम प्यार से बोला जाता है, दादी जी हट जाइए, इस प्रकार से वहां पर जो है मन लुभावनी भरी बातें होती है। देखिए लहना सिंह के गांव का आखिर नाम क्या था? तो लहना सिंह जी जिसके गांव का नाम था माझे, लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। और वह जो लड़की थी लड़की, उसके गांव का नाम था मगरे। क्या था? लड़की के गांव का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो वह हो जाएगा बच्चों मगरे हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्या है लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है वह किस पद पर था? तो वह जमादार पद पर था। जमादार, वो भी 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर था। और चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की जो मृत्यु है यह होती है वजीरा सिंह की गोद में, लेकिन उसे उस वक्त लग रहा होता है कि वह अपने भतीजे किरत सिंह की गोद में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह वजीरा सिंह की गोद में रहते हैं और उसी वक्त उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन जो है, पलटन किसको कहा जाता है? जो बहुत हंसी मजाक करता है, यानी कि मतलब सबको हंसाता है, जोकर की तरह। एक और अच्छी तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पर। जोकर कहने का अर्थ यह नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, यानी कि जो सबको हंसाता है। तो पलटन का विदूषक वहां पर था वजीरा सिंह। वही जो है वहां पर सबको हंसाता था, खूब मजाकिया किस्म के वह व्यक्ति थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है? अगला नंबर प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो वह था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्या फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या फिर जर्मनी के साथ? तो उस वक्त क्या था कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था और वह अंग्रेज के साथ मिलकर जर्मनी से युद्ध कर रहा था। जर्मनी के साथ जो है वहां पर उस वक्त संघर्ष हुआ था और जर्मनी से ही उस वक्त युद्ध हो रही थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? आखिर जर्मन लेफ्टिनेंट जो था वह उसको किसने मार गिराया? तो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में जो वह लेफ्टिनेंट साहब आया था जर्मन लेफ्टिनेंट, उसको मार गिराए थे लहना सिंह जी। वो अपने तरकीब के अनुसार कि किस प्रकार पहले पुरानी बातें जो है उसको बताते हैं और फिर जो है उसका गलत आंसर देता है, तो लहना सिंह जो है उसको पकड़ लेते हैं। देखिए सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह जो थे वह 77वें सिख राइफल के जमादार थे। 77 उनका नंबर था, याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जगह दिया था घर बनाने के लिए। कहाँ दिया था? तो जगह यानी जमीन दिया था लायलपुर में घर बनाने के लिए। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हो जाएगा, यहाँ पर जूठन तो होगा नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, रोज अज्ञे जी का है, लेकिन उसने कहा था है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तीर जो है यह उदय प्रकाश जी का है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग 22वें नंबर प्रश्न पर कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की
लिखी हुई नहीं है। इसमें से कौन सा लिखा हुआ नहीं? तो देखिए उन्होंने 3 कहानियां लिखा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तीनों जो है लेकिन कफन जो है यह उनकी रचना नहीं है। कफन जो है यह प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी है? तो यह प्रेमचंद जी की रचना है, याद रखिएगा। देखिए गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी कहने का अर्थ है कि जो बाद में हो गए थे, यानी कि वह गुलेर में बाद में जाकर रहने लगे थे, लेकिन उनका जन्म पूछा जाए तो वह जयपुर राजस्थान में ही हुआ था। बाद में मूल निवासी वह हो गए थे गुलेर के। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? अगला नंबर प्रश्न को देखिए कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो माइलस्टोन जो है साबित होता है। उसने कहा था हिंदी के विकास में जो है वह मील का पत्थर साबित होता है। जैसे कि हमारे विकास में जो है मील का पत्थर क्या साबित हुआ था? आग हुआ था, आग की खोज विकास में। उसी प्रकार से मील का पत्थर जो है कहानी में मील का पत्थर साबित होता है, याद रखिएगा पूरे कहानी इतिहास में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई जो है यह उसने कहा था से संबंधित है। लहना सिंह उस लड़के से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है किस कहानी में है? तो यह जो पंक्ति है सूबेदार कौन बोलता है? तो लहना सिंह जी बोलते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। याद रखिएगा उसने कहा था चैप्टर में, लहना सिंह बोलते हैं इस बात को। और चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानीकार हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और बहुत सारे इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, तो याद रहे सभी प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए देखिए, देखते नहीं या रेशम से कटा हुआ सालू, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कहानी की है? तो देखते नहीं या रेशम से कटा हुआ सालू जो है यह उसने कहा था चैप्टर में आया है। और वह लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, देखते नहीं या रेशम से कटा हुआ सालू। और उसी वक्त जो है लहना सिंह गुस्से में आकर वह वहां से सभी चीजों को, ठेला उला को, सबको मारते हुए पागल की तरह वहां से जाता है। और बाद में जाकर वह लहना सिंह के पद पर यानी कि जमादार के पद पर वह जाता है। देखिए सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन जो है कि शीर्षक पाठ से आया है। तो यह जो कथन है यह आया है, उसने कहा था चैप्टर में, जब लहना सिंह जो है वह जा रहे होते हैं अपने ड्यूटी पर। हजारा सिंह के घर के हजारा सिंह का घर जो है रास्ते में ही पड़ता था। तो वहीं पर हजारा सिंह बोलते हैं कि जा लहना सूबेदारनी तुमको पहले से ही जानती है, जाकर मिला। और जब मिलने जाते हैं तो यह सब घटनाएं होती है, सब जो है बातें याद आने लगती हैं उनको। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल? तो यह जो पंक्ति है कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल, यह कहने वाले थे सूबेदार हजारा सिंह जी। कौन कहे थे? तो इसको कहने वाले थे सूबेदार हजारा सिंह ने ऐसा कहा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए हुए थे। देखिए बुद्धू का कांटा रचना किसका है? बुद्धू का कांटा जो है, बुद्धू का कांटा पूछे, सुखमय जीवन पूछे, उसने कहा था पूछे, क्या लगाएंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हो जाएगा वह 20वीं सदी के प्रमुख हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या होता है? देवसेना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितने कहानियां लिखी है? तो 3 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर क्या है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, चूंकि यह युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, इसलिए इनमें से सभी हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी जिसका नायक है लहना सिंह। कौन है? तो लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो है यह एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। क्या है?
तो एक प्रकार का कम कर्म प्रधान कहानी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन जो है नहीं, अब हम लोग अगले नंबर चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर का नाम है, थर्ड नंबर चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति को हम लोग देखेंगे, जिसमें किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जो है वह क्रांति करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और छात्र आंदोलन पूरी तरीके से करते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी जो थे वह फ्री प्रेस के मालिक थे। किसके थे? फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए, तो अमेरिका से लौटने के बाद जो है जयप्रकाश नारायण वह कांग्रेस में ज्वाइन हो गए थे, जो कि गांधी जी की पार्टी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डबल डोज वाला सभी प्रश्न है। देखिए कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इस बात को आप लोग याद रख लीजिए, अपने पूरे दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लीजिए कि 5 जून 1974, 5 जून 1974 एक ऐसा दिन था जब जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में वह हड़कंप मचाते हैं और उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जो कि ना तो आज तक हुआ है और ना ही फिर कभी भविष्य में वह होगा। क्योंकि वह जो भाषण था और वह जो पूरा भीड़ था, वैसा भीड़ और वैसा भाषण आज तक फिर नहीं दोहराया गया, और वह था छात्र आंदोलन का, जो कि जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा में। सिताब दियारा जो कि कहाँ है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर। सिताब दियारा जो कि बलिया और छपरा के बॉर्डर पर एक गांव है। क्या है? तो बलिया और छपरा के बॉर्डर पर। और जयप्रकाश नारायण वही व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत जो है भारत रत्न की भी उपाधि मिली है, भारत रत्न, जो कि भारत के रत्नों को ही मिलता है यहाँ पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जैसा कि क्रांति में ही दिख रहा है कि क्रांति करने की क्षमता केवल और केवल जयप्रकाश नारायण में ही थी, इसीलिए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसने कहा था अभी न जाने, किसने कहा कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, तो यह कहने वाले कौन व्यक्ति था, तो वह थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर जो कि 7वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनका निधन होता है विलिंगडन नर्सिंग होम में, और यह जो है तीसरे चैप्टर में आया है। चूंकि क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी ईश्वर अय्यर के घर पे थे, और वहीं पर जो है दिनकर जी को हार्ट अटैक आता है। उस वक्त जो है जयप्रकाश नारायण भी साथ ही थे। उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया जाता है, 2 मिनट में जो है पूरी तैयारी की जाती है, फिर भी उन्हें बचा नहीं जा पाया था, लेकिन व्यवस्थाएं जो थी उस वक्त अच्छी थी। देखिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण वह अमेरिका में जाकर शिक्षा प्राप्त किए, और जब वह अमेरिका से लौटे तब उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा गया था उनके विरोधियों के द्वारा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्नों को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रख रहे थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या था? तो डॉक्टर रहमान था, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर अब प्रश्न को देखते हैं। चूंकि यह जो छोटे छोटे प्रश्न है वह आपको याद करने होंगे। देखिए जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो बात क्या होता है कि वह स्वामी सत्यदेव जी का यह भाषण सुन रहे होते हैं कि वह जब स्वामी सत्यदेव अपने भाषण में कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह अमेरिका में पढ़ने के लिए वहां पर कुछ काम करके भी पढ़ सकता है, तो उसी को सुनकर जयप्रकाश नारायण जो है वह निकल पड़े, और फिर अमेरिका में जो आकर वह कई काम किए। वह होटल में भी काम किए, रेस्टोरेंट में भी काम किए, और संडे को भी काम किए। एक भी दिन वह छुट्टी नहीं लेते थे, और वहां पर वही काम करके वह अमेरिका में पढ़ाई अपना पूरा किए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक
थे? सदानंद जी। कौन थे? तो सदानंद जी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि यह प्रश्न दोबारा आया है तो ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लगाकर चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वह उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता था। किसको? तो उमा शंकर दीक्षित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जो है वह कहाँ से पास की थी? तो वह किए थे बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा यानी कि इंटर साइंस की परीक्षा जो है वह क्या किए थे? तो उत्तीर्ण किए थे। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में, और 1924 में ही जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। इसको याद रखिएगा आप लोग। और लेनिन की मृत्यु आपसे बार बार पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिए। देखिए कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण जो है वह मार्क्सवादी लेनिन की मृत्यु के बाद ही बने, यानी कि 1924 में ही बने। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1924। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक कौन सा है? क्या सत्यकाम है, कुरुक्षेत्र है, उस जनपद का कवि हूँ, या फिर मैला आंचल? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक है जिसका नाम है मैला आंचल। क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम था मैला आंचल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अब्दुल गफूर जी थे। कौन थे? तो अब्दुल गफूर जी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या है कि किससे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जेपी को यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, और उन्हें बचपन में बाउल के भी नाम से पुकारा जाता था। तो बाउल को भी याद रखिएगा। बाउल भी आपसे पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था इनका। और वहां के जो व्यक्ति है इन्हें प्यार से लोकनायक के नाम से जानते थे, लोकनायक के नाम से पुकारते थे, क्योंकि इन्हें लोगों का नायक कहा जाता था। और देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बोला जाए तो वह हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जिसकी पत्नी का आखिर नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था यहाँ पर क्या? प्रभावती देवी। क्या था? तो प्रभावती देवी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है यह किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी की रचना। जयप्रकाश नारायण जी की यह जो है यह रचना है। और देखिए 22वां नंबर प्रश्न की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो कि होता है 1952 में। कब होता है? तो 1952 में होता है। इसको याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न आखिर क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। और अब पूछ लिया गया कि यह कब दिया गया था? तो इसको याद रहे कि यह दिया गया था 1998 में। 1998 में। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है यहाँ पर यह किसकी रचना है? तो वह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह मिला था। कौन सा पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी जिन्हें राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो है यह किसकी रचना है? तो अगर माटी की मूर्ति देखा जाए तो यह हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना हो जाएगा। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी जो है वह साहित्यक रचनाओं के लिए जो है वह प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तो साहित्यक रचनाओं के लिए। और पूछा जाए कि वह किस युग थे, किस युग के थे, तो याद रखिएगा छायावादियोत्तर युग के थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। और जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो भारत की जनता जो कि उन्हें लोगों के नायक यानी कि लोकनायक के नाम से जानती है। लोकनायक के नाम से जानती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला नंबर प्रश्न जो कि 28वां नंबर है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहाँ और कब दिया था। तो संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण है उन्होंने दिया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। पटना में 5 जून 1974 को, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए बचपन का भी नाम 2020 और 22 में पूछा गया है। तो क्या था बचपन का नाम उनका, तो बाउल था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग राइट आंसर लगा दीजिए। सी को राइट आंसर लगाने के बाद हम लोग चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न पर कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो 1974 में। यह जो प्रश्न है घुमा फिरा कर यही प्रश्न इस चैप्टर में बार बार आया है। तो बिना देरी किए हम लोग इसको लगाकर बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या था नाम, तो हर्षु दयाल, आप लोग याद रखिएगा। हर्षु दयाल उनकी पिताजी का नाम था। और उनकी माता जी का नाम क्या था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, माता जी का नाम क्या था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। किसके, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, इसको याद रख लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो कि कौन सा है, तो अर्धनारीश्वर है। चौथा नंबर चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और जिसके लेखक है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, वो भी हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्राणभंग जो है वह कब प्रकाशित हुई और वह तब कितने वर्ष के थे। तो प्राणभंग जो है वह प्रकाशित हुआ जब वह 21 वर्ष के थे। जब उनकी उम्र कितनी थी, तो वह 21 थी, तब जो है प्राणभंग प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना करने वाले थे महात्मा गांधी। कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता जिसे हम लोग बापू के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखिए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है बड़ा ही गुस्सा भरा जो यह रचना है और यह काव्य कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचा गया है, परशुराम का प्रतीक्षा। चलिए अब देखते हैं कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। किसे, तो शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को हम लोग अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं, जिसमें आधा रूप जो है शंकर जी का और आधा रूप पार्वती जी का होता है। रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है। तो रेणुका जिसका रचना काल क्या है यही हमसे पूछा जा रहा है और वह है 1935। 1935 है इनका रचना काल, याद रखिए। और बढ़ते चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे। तो धर्म की जो साधना करते थे जो साधु थे वह भय खाते थे नारियों से, यानी कि स्त्रियों से भय खाते थे कि कहीं वह मेरी यहाँ मैंने जो इतना तपस्या किया है उसे भंग न कर दे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न जो कि है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म को कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है कि दिनकर किस युग के कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि छायावादोत्तर युग के कवि है, जिन्हें मैंने आपको ऊपर ही बताया था जिसके बारे में। देखिए कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति की 4 अध्याय जो है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई इसमें से रचना ऊपर वाला ही है, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज ही हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और बढ़ते चलते हैं हम लोग यहाँ पर। थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, मन करेगा कि वीडियो को काट देते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर वैसा करते हैं तो फिर
आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा सेक्रीफाई जो है वह करना पड़ेगा। देखिए अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है, तो अर्धनारीश्वर जो है यह निबंध से संबंधित है। यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है, जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप को और नर और नारी के बारे में बताया गया है कि यह एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। याद रखिएगा, यह एक ही द्रव की नर और नारी जो है एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। यह किस शीर्षक पाठ में आया है, तो यह आया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में, अर्धनारीश्वर पाठ में। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि कौन है, तो देखिए आगे भी हमारा इस प्रकार से प्रश्न होगा, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो वह हो जाएंगे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। यह किसके रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता जो है, पिता का नाम अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा यहाँ पर रवि सिंह। क्या हो जाएंगे, रवि सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अगर पूछा जाए, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा उर्वशी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, उर्वशी हो जाएगा, जिन पर उन्हें कौन सा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और देखिए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं तो वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, यह कौन व्यक्ति था, तो वह था पुरुष। पुरुष जो है नारियों से पूछता भी नहीं है और खुद को जो है ऊपर कर लेता है और नारियों को जो है वह नीचे कर देता है, बहुत पीछे घिस देता है। देखिए कि नारी तो हम हो करी तब न किया विचार, जब जानी परी हरि नारी महाविकार। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से में आया है, तो यह आया है अर्धनारीश्वर में, जिसमें यह किसके बारे में बात किया गया है, यह कबीर दास के बारे में बात किया गया है। कटाक्ष करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं। देखिए कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण दिया गया था, ना कि पद्मश्री और पद्म विभूषण। क्या मिला था, तो पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर मिला था, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। और यहाँ पर उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो वह है उर्वशी। क्या हो जाएगा, उर्वशी हमारा राइट आंसर। देखिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो कि यहाँ पर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा, तो कुरुक्षेत्र यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है, तो वह है शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि गांधारी थी, गांधारी कौन थी, तो वह थी दुर्योधन की माँ। कौन थी, दुर्योधन की माँ थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और वह कौन थी, तो जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। और गांधार की वह क्या थी, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद जो थे वह कथाकार थे। क्या थे, प्रेमचंद जी जो थे वह एक प्रकार के कथाकार थे, याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन भी नहीं है, अब हम लोग अगला नंबर चैप्टर में चलेंगे। अगला नंबर चैप्टर का नाम क्या है, 5वां चैप्टर, जिसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो रोज चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा, रोज चैप्टर। चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में किस बारे में बात किया गया है, और उसको भी अच्छी तरीके से जानेंगे हम लोग। देखिए कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो शेखर एक जीवनी जो है एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी द्वारा रचित है, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में अज्ञेय भी बोल सकते हैं। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, तो अज्ञेय जी की माता जी का नाम था बेयंती देवी और उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था उनके पिताजी का नाम, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, आप लोग याद रखिएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका जिसका नाम था मालती। क्या था नाम, तो मालती था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की रोज शीर्षक कहानी में लेखक कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएंगे हमारे अज्ञेय जी, अज्ञेय जी हो जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि मालती के दूर के रिश्ते के भाई थे।
निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है? तो गैंग्रीन, यह जो कहानी रोज है इसका शुरू पहले का नाम जो था वह गैंग्रीन ही था। गैंग्रीन एक प्रकार की क्या होती है? तो यह जो है यह एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि कांटा चुभने के कारण होता है, कांटा चुभने के कारण होता है। और मालती का पति जो कि महेश्वर था और वह जो है इसी बीमारी का इलाज करता था दिन भर डिस्पेंसरी में रहकर, और इस बीमारी में कई लोगों को पैर तक भी काटना पड़ जाता था। देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है यह रोज कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा। मालती जिसके पति का नाम महेश्वर था और उसके बेटे का नाम पूछा जाए तो वह क्या था? तो वह था टीटी। इसके बेटे का नाम क्या था? तो टीटी था, याद रखिएगा आप लोग। देखिए रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो यह पूछने वाले थे लेखक। लेखक जो है वो पूछते हैं मालती से कि क्या तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तब वह मतलब जब वह पेपर उठाती है जिसमें वह सेब लपेटा हुआ था, तब उस वक्त जो है वह पूछते हैं। देखिए रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो रोज शीर्षक पाठ में जो है पलंग के नीचे रोज यहाँ पर मालती के बेटा जिसका नाम था टीटी वही गिर पड़ा था। और वही जो है मालती कहती है रोज का इसका यही काम है, या तो रोता है या फिर सोता है। देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोह विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही थी? तो यह किनकी भूमिका रही थी? तो वहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो अज्ञेय जी की भूमिका यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञेय। अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? अज्ञेय जी ने नियमित लेखन को कब शुरू किया था? जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर। तो उन्होंने नियमित लेखन देखा जाए तो 1930 ईस्वी के बाद किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है? देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी वह इलाहाबाद के किस में? तो सरस्वती में या फिर सेवा में? तो वह प्रकाशित हुआ था सेवा में। किस में हुआ था बच्चों? तो यह जो है यह प्रकाशित हुआ था सेवा में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आखिर क्या है? देखिए कि शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? तो शेखर एक जीवनी जो है यह उपन्यास यह 2 भागों में लिखा गया है, याद रखिएगा। जैसे केजीएफ है, केजीएफ का चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक उसी प्रकार से यह 2 भागों में ये भी लिखा गया है। और देखिए कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो यह नाटक लिखा था कौन से? तो वह उन्होंने लिखा था इंद्र सभा को। बचपन में खेलने के लिए लिख दिए थे उन्होंने, इंद्र सभा की रचना किए थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है वह मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही होती है? तो वह धो रही होती है ताकि दही जमाने थे, उसको क्या करना था? तो दही जमाने के लिए वह मिट्टी के बर्तन जो है वह गर्म पानी से धो रही होती है। मालती का पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि क्या करता था? तो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, जिसमें वह लोगों को पैरों तक को भी काटता था। देखिए मालती का पति क्या था? मालती के पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो वह एक डॉक्टर है, पेशे से क्या है वह? तो वह जो है पेशे से डॉक्टर है, गैंग्रीन बीमारी का वह इलाज करता है। और तार सप्ताह का संपादक कौन है? तो तार सप्ताह का संपादक देखा जाए तो वह हो जाएंगे हमारे अज्ञेय जी। कौन हो जाएंगे? तो तार सप्ताह के संपादक हमारे हो जाएंगे अज्ञेय जी, याद रखिएगा। और चलिए 18वां नंबर प्रश्न क्या है कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञेय जी जो है यह प्रयोगवाद से संबंधित है। किस वाद से? तो यह हो जाएगा प्रयोगवाद से। और देखिए कि इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो अज्ञेय जी का नाटक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी यहाँ पर हमारा राइट आंसर उत्तर प्रियदर्शी। सिपाही की माँ तो मोहन राकेश ने लिखा है। करबला बकरी है तो उनका होगा नहीं। देखिए यहाँ पर कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन जो है यह बीमारी से संबंधित है। यह क्या है? बीमारी है जो कि कांटा चुभने के कारण होता है।
और चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मालती और महेश्वर की संतान दोनों की संतान जिसका नाम क्या था, तो वह था टीटी। क्या था? टीटी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर सीटी को आप लोग बिल्कुल भी मत लगा देना। देखिए कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है यह ज्ञ जी की रचना है। किसकी रचना है? तो ज्ञ जी की रचना है। और नदी के तरह ही एक और नाम है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे देखिए अज्ञे जी ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर एक क्वेश्चन आगे चला गया। हाँ देखिए यहाँ पर कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उन्हें मिला था कितनी नावों पर कितनी बार पर, कितनी नावों पर कितनी बार पर उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और देखिए कि अज्ञे जी का जन्म हुआ था, अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि अज्ञे जी का जन्म जो है वह आपसे पूछा जाता है। अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था, तो वह था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है उनके पिताजी का नाम था। कौन सी पुस्तक अज्ञे जी का है, तो अज्ञे जी की पुस्तक है जिनका नाम है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। याद रखिए इसको। और चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है, तो अपने अपने अजनबी है, भगमदूत भी है, कुंसासा उछली भी है, लेकिन तिरछी जो है यह उदय प्रकाश जी का है, इसलिए यह उनकी रचना नहीं होगा। यह किसका है, तो उदय प्रकाश जी का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो कि स्वयं लेखक थे। कौन थे, तो स्वयं लेखक ही थे, यानी कि अज्ञे जी ही थे। रोज कहानी में घंटे की किस खरकन के साथ सप्ताह होती है, सप्ताह नहीं, यहाँ पर किस खरकन के समाप्त जो है वह समाप्त होता है, तो रात के 11 बजे तक वह जो है वह काम करती है। मालती जो है रात के 11 बजे तक वह काम करती है। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, इसमें से कौन सी कृति जो है यह अज्ञे की नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो पल्लव जो है उनकी रचना नहीं है, पल्लव उनकी रचना नहीं है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की यह रचना है। किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पंत जी की रचना, यानी कि पूरा बुरा बोला जाए तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पल्लव जो है वह रचना है। और देखिए कि कौन सी कृति अज्ञे की है, तो अज्ञे की कृति अगर कहा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो नदी के द्वीप यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और रोज इसमें से क्या है, तो रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोज क्या है, तो रोज अज्ञे जी द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी है। अब देखिए कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अगर कहा जाए तो वह हो जाएंगे अज्ञे जी। अब बस लास्ट एक और चैप्टर करना है, एक और लास्ट चैप्टर करना है, और उससे पहले आपको भागना नहीं है, जो कि भगत सिंह का चैप्टर है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। तो उसको बिना देखे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं जो हूँ बोल रहा हूँ और आपको जो है बस सुनना है। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा। सभी जो है अपने अपने लाइफ में जो है थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आपको भी यहाँ पर करना होगा। देखिए कि यहाँ पर विद्यार्थियों और व्यक्तियों को पूर्ण बनाने, विद्यार्थियों यहाँ पर नहीं हो, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि विपत्तियां तो व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। क्या होना चाहिए, यहाँ पर विपत्तियां यहाँ पर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है यह वीर भगत सिंह का है। याद रखें, महान क्रांतिकारी भगत सिंह और हमारे देश के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह। चलिए आगे देखते हैं कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रॉफ्टिन जो है किस विषय के विद्वान थे, तो भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रॉफ्टिन जो थे वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किसके, अर्थशास्त्र। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो उनके घर में जितने भी व्यक्ति है, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है उनके घर में जितने भी व्यक्ति थे, या फिर उनके माताजी हो, पिताजी हो, चाचा हो, भगत सिंह हो, उनका भाई हो, जो भी है सभी के सभी एक क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखिएगा आप लोग क्या थे, तो स्वतंत्रता सेनानी थे।